सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। यहाँ पर हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। सो ये चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे और ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 30 के अराउंड डिस्कस कर लिए थे। अब ये सेकेंड पार्ट में हम जो बचे क्वेश्चन है वो करेंगे। दीज आर द नीट पीवाईक्यूज क्वेश्चन और हम इन सभी क्वेश्चन को आपको लगवा रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपके पास्ट 20-25 ईयर्स में जो भी आए हैं सारे क्वेश्चन उन सभी को हम करा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ से अच्छी हो सके। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारा मैक्सिमम रहेगा कि हम इन वीडियोस में मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकें बिना बात फालतू की बात किए, बिना आपका समय वेस्ट किए। ठीक है, ताकि आपको यूजफुल कंटेंट मिल सके। Monatomic gas at pressure P1 and V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं इसमें फाइनल प्रेशर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एडियाबैटिक के लिए बात किया तो एडियाबैटिक होता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक। तो वॉल P1 V1 बराबर हम लिख सकते हैं P2 V2। सो P2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी P2 इज इक्वल टू P1। ये फॉर्मूला आपको पता है V1 बाई V2 की पावर गामा। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। आपको पता है P2 इज इक्वल टू P1। ठीक है, P1 को हम P मान लेते हैं। अगर P1 को P1 लिख लेते हैं, V1 और V2 की वैल्यू जो है वो क्या है V/8 है। तो V और ये हो जाएगा V/8। इसकी पावर जो है वो गामा। गामा मोनोटॉमिक के लिए होता है 5/3। ठीक, यहाँ वैल्यू रख देंगे आप 5/3। तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा 8 की पावर 5/3। अब आप जानते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। सो यहाँ लिख सकते हैं आप P1 2 की पावर 3 इंटू 5/3। तो 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 5 बचा। तो P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब होता है 32 P1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। आगे चलते हैं। डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय सिस्टम इन अ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। 31 में इन्होंने बोला है कि जो है ये इन्होंने कहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम। और कैसा है ये हमारा क्या है थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ठीक, तो इन्होंने एसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपका एडियाबैट हमें जो फर्स्ट लॉ से पता चलता है दैट इज इक्वल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है जीरो होती है। एडियाबैटिक के केस में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एडियाबैटिक में तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो रहा है वो यहाँ पर अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि बी वाले में दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फर्स्ट वाले में इन्होंने दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये नहीं हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में फिर इन्होंने इक्वल टू तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ डेल्टा यू और डब्ल्यू के रिलेशन को देखना था यहाँ पर। तो इस वजह से हमने एडियाबैटिक वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अच्छा नॉट ट्रू इन्होंने बोला है बच्चों, अच्छा ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू बोला है तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर ये वाला सही नहीं है तो ये सब स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बोला है इंसुलेटेड होता है, बिल्कुल होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल होता है। नॉट ट्रू वाला पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है। 33 में कहते हैं इफ क्यू ई और डब्ल्यू जो है ये हीट है, एनर्जी है और डेल एनर्जी है, वर्क डन फॉर अ क्लोज साइकिल प्रोसेस। देखो क्लोज जो प्रोसेस होता है ना उसके लिए क्यू भी डब्ल्यू होता है। मतलब जो क्लोज प्रोसेस होता है ना वहां पर आप ध्यान दीजिएगा ई की जो वैल्यू होती है यानी इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा यू की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है स्टेट फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा ई इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ सही हो गया। ठीक है, क्लोज साइकिल प्रोसेस है ना इस वजह से। आगे चलते हैं। 1 मोल ऑफ अ आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर टी केल्विन। और देखिए जो भी डाउट्स आएंगे ना वो पूछते चलिएगा आप, डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा तो मैं करा भी दूंगा उसको। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टी केल्विन डज 6 जूल्स ऑफ वर्क एडियाबेटिकली। इधर इसे स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का 5/3 यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों एक चीज और शायद मुझे बता देनी चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। आपने यहाँ पर एक चीज मैंने बोली कि इंटरनल एनर्जी यू है वो क्या है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो बच्चों, आपको कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ। देखो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन मतलब ये होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड।
ठीक है, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, ठीक है। तो ये हमारा इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन जो वर्क डन है, जैसे जैसे डब्ल्यू है आपका वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करता है, तो वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड करता है, डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा इस बात को, और यू जो है वो स्टेट फंक्शन है, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये बताना था। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 34 पर अपने वापस आते हैं, और 34 क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर दे रखा है और 6 आवर जूल ऑफ वर्क, जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब आप देखिए डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये वाला फॉर्म होता है, ठीक। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा यू की वैल्यू आपको दे रखी है -6 आर, क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 6 आर है, यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू -6 आर, ठीक। तो अब आप यहाँ रख सकते हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट में, तो -6 आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 1, सीवी की वैल्यू है आर अपॉन गामा -1, आर अपॉन गामा -1 और डेल्टा टी, ठीक। तो ये वाले लिख सकते हैं आप, दैट इज इक्वल टू एन सीवीडीटी, तो एन सीवीडीटी मतलब यहाँ पर है 3/2 आर डेल्टा टी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 आर डेल्टा टी, क्योंकि गामा की वैल्यू जो है यहाँ पर वो इन्होंने बोल दिया 1 मोल के, तो 1 मोल के लिए एन की वैल्यू 1 हो गई, आर अपॉन गामा -1, तो गामा -1 की वैल्यू क्या यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हमने गामा रखा, तो ये वैल्यू हमारी आ गई, इन्होंने वैल्यू दे रखी है 5/3, तो 5/3 का मतलब यहाँ पर हो गया कि 5/3 -1, तो ये हो गया 2/3, और 2/3 का जब आपने उल्टा किया तो 3/2 हो गया, बात समझे यहाँ पर, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे, 2/3 मैंने कैसे लिखा, 2/3 इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, 5/3, ठीक है। तो ये आर डेल्टा टी हो गया। अब इनको बराबर करो, तो ये क्या बराबर करोगे आप, यहाँ से लिख सकते हो आप, दैट यू कैन राइट एज कि देखो -6 आर इज इक्वल टू 3/2 आर डेल्टा टी, तो 3 आर से इसको घटाओ तो 2 आता है, कि 4 हो जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा T-4 केल्विन, ठीक है, T-4 केल्विन, तो T-4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 35 पर चलते हैं। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर पी एंड वी, फर्स्ट इज वॉल्यूम एक्सपेंडेड टू 4V बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन टू मेक्स टू V बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, द फाइनल प्रेशर हमको बताना है। अब यहाँ पर पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक, देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम आइसोथर्मल वाले प्रोसेस को चेक करेंगे, फिर एडियाबैटिक वाले प्रोसेस में जाएंगे, ठीक। तो पहले तो हम आइसोथर्मल में देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि PaVa इज इक्वल टू PbVb, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर P, वॉल्यूम V इज इक्वल टू Pb यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर 4V, ठीक। तो यहाँ पर Pb की वैल्यू क्या हो जाएगी, Pb की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी P/4, ठीक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखेंगे, सो फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि Pb Vb की पावर गामा बराबर Pc Vc की पावर गामा, ठीक है। तो Pc इज इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर, Pb की वैल्यू क्या हो जाएगी P/4, और ये हो जाएगी यहाँ से Vb बाई Vc की पावर गामा, और ये वैल्यू कितने दे रखी है यहाँ पर आपको, गामा की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा P/4, ये हो जाएगा 4V/4/V, और ये हो जाएगा 1.5, ठीक। तो ये हो जाएगा P/4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 2P। क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 से V2, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटर व्हेन द एक्सपेंशन इज, तो एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2, अमाउंट ऑफ वर्क डन सबसे ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा एडियाबैटिक होगा, आइसोथर्मल होगा कि आइसोबारिक होगा,
तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क सबसे ज्यादा किसमें केस में होगा, तो यहाँ पर होगा आइसोबारिक। ठीक, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ग्रेटेस्ट इन द केस ऑफ आइसोबारिक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो आइसोबारिक जब केस होगा ना इस यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्क डन होगा, ये आइसोबारिक है। ठीक है, ये अगर प्रेशर है ये वॉल्यूम है, तो आइसोबारिक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, और अगर आप देखोगे एडियाबैटिक, ठीक है, और अब अगर आप देखोगे आइसोथर्मल, तो ये नीचे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल, नीचे वाला हो जाएगा एडियाबैटिक। ठीक, एक्सपेंशन केस है ना इस वजह से, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। इन एन आइडियल यहाँ पर लिखा है गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज हैज विच द फॉलोइंग टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप। तो देखो अगर एडियाबैटिक चेंज है तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पर होता है पी की पावर 1 - गामा टी की पावर गामा। तो क्या आंसर हो जाएगा, पी की पावर 1 - गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये होता है वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो दे रखा है ये आपको दे रखा है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं बोल भी दे रहा हूँ इसलिए अगर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है इसको स्कैन करने में। ठीक है, a diatomic gas initially at 80 डिग्री सेंटीग्रेड is compressed atomically to 1/8 of the volume. The temperature after compression will be। ठीक है, करते चलिए। ठीक है, डायटोमिक गैस है। ठीक, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4 डायटोमिक के लिए। ठीक, तो डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1/1.4। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो टेम्परेचर आपको दे रखा है 18 डिग्री, तो 18 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 7 1 8 1 9 291 केल्विन। ठीक, और V1 की वैल्यू अगर हमारी क्या जो है, और V2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो V2 की वैल्यू जो है अगर V1 के रिस्पेक्ट देखें तो V1/8 दे रखी है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन देना एडियाबैटिक केस है, तो T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। तो आपको निकालना है यहाँ पर T2, तो T2 इज इक्वल टू T1 और V1/V2 की पावर गामा -1। यानी कि आप लिख सकते हैं T1 की वैल्यू है 291 और V1 की वैल्यू यहाँ पर अगर V1 है और V2 की वैल्यू है V1/8 और ये वैल्यू आती है 0.4, क्योंकि 1.4 -1 की वैल्यू मतलब होती है 0.4। तो 8 की वैल्यू 0.4 मतलब 291 और यहाँ पर 8 की पावर 0.4। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 8 की पावर 0.4 मतलब लगभग ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो 291, और इसको तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 8 की पावर 0.4 अगर आप देखो तो लगभग ये 2.3 के करीब जाएगी, 2.297 लगभग अराउंड होती है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है 395.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब ये तो लेकिन अगर आप इसको सॉल्व नहीं यहाँ से मान लो यहाँ पे आप नहीं यहाँ ही पटक जाते हो आप, उसके आगे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है यहाँ से, देखिए मान लो यहाँ से। ठीक, तो आपको तो ये आइडिया लग जाएगा, लग रहा है यहाँ से कि जो 8 की पावर है वो 0.4 है। देखिए, ठीक, अगर अगर ये पावर लगभग कितनी होती है 8 की यहाँ पर, अगर ये मान लो रूट में होता तो रूट का वैल्यू क्या होती 2√2 होता। मतलब ये अगर पावर होती 0 मतलब 1/2 होती है, 0.5 होती है अगर मान लो 8 की पावर, तो 2√2, तो 2√2 मतलब यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है, ऐसे 2.8 लगभग बैठता है, तो उससे कम हमने को जाना है। तो लगभग अगर 2 से यहाँ पे देखोगे तो 350.4 ही आपको बहुत एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ये 18 है तो ये तो होगा नहीं, आपने इसको हटा दिया। ये 8 ऐसे जल्दी आ नहीं रहा तो ये गलत बात हो जाएगी। तो आपको सही से एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। तो इतना कैलकुलेशन आपको टफ नहीं पड़ेगा कि आपको बिल्कुल एट द एक्यूरेट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे मैंने निकाल दिया है। ये नहीं होगा, आपको सीधा ऐसे करना, आइडिया लगा के आपको टिक कर देना है। ठीक है, जब ऐसे कैलकुलेशन आते हैं वहां पर आपको आइडिया लगाना है, हर जगह नहीं। मतलब जहां पर कैलकुलेशन आपका फंसता है वहां पर आपको ऑप्शंस भी थोड़ा सा देखना है। ये आपको कि आपके काम को इजी करता है वहाँ। ऑप्शन का मतलब ये होता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 39, इन एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मोनोटोमिक गैस आर रेटेड एज पी, टी की पावर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। वेयर सी इज इक्वल टी की पावर सी देखा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर सी।
वेयर सी इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा है। ठीक, चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, तो एडियाबेटिक चेंज है। ठीक है, एडियाबेटिक चेंज में अगर आप देखो तो पी और टी में क्या रिलेशन होता है, तो पी और टी में रिलेशन होता है पी की पावर 1 - गामा, टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये वाली होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस गामा अपॉन 1 - गामा। ठीक, तो अगर आप अब कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर C दे रखा है। इससे कंपेयर करोगे अगर आप दोनों तरफ, तो आपको समझ में आएगा C की वैल्यू है माइनस गामा डिवाइड बाई 1 - गामा। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 5/3। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 5/3 रखोगे यहाँ पर आप वैल्यू, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, 1 - 5/3, तो हो जाएगा 5/3 और 3 - 5 -2। ठीक है, बाई 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 प्लस में आ जाएगी। तो 5/2 वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक फंक्शन, इनमें से कौन सा थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है, तो वर्क डन नहीं है, इंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है, गिव्स एनर्जी भी थर्मोडायनामिक, इंटरनल एनर्जी भी थर्मोडायनामिक फंक्शन है, जी भी है, इंथैल्पी भी है। ठीक, लेकिन हमारी क्या है ये हमारी एक थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, वर्क डन इज नॉट अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। 1 मोल of an natural gas requires to 207 joule of heat to raise the temperature of by 10 Kelvin. When heated at a constant pressure, is the same gas heated at constant volume to raise the temperature of 10 Kelvin. The heat required is, ठीक है, तो 207 जूल अभी चाहिए यहाँ पर जब कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इन्होंने पूछा क्या लगेगा, मैं कहूँगा क्वेश्चन ये अच्छा है एक्चुअली, मतलब बेसिक क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, 41 क्वेश्चन को आप क्यों कर लें, तो 41 को अगर आप मैं बताऊं तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर, आपको ये रिलेशन पता है। ठीक है, सीपी यहाँ पर जो है वो क्या इन्होंने बदले रखा 20.7, तो मैं फिर से ले देता हूँ, इरेज हो गया 20.7 फॉर 10 कैल्विन। अगर टेम्परेचर के लिए देखना है तो 20.7 जूल पर क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल कैल्विन, जूल पर मोल कैल्विन। ठीक है, मैं पूरा ले देता हूँ, जूल पर मोल कैल्विन दे रखा है 207। यहाँ पर अगर 10 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 207/10, ये हो जाएगा 20.7। ठीक है, आर के लिए आपको पता ही है, आर के लिए होती है 8.3 जूल पर मोल कैल्विन, इसीलिए हमने इसको बदला है। ठीक, तो अभी सीवी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो सीवी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20.7 माइनस 8.3 इज इक्वल टू 12.4 जूल पर मोल कैल्विन। तो यानी कि अगर हमें 10 कैल्विन यहां पर बढ़ाना है तो 10 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 124 जूल की जो है एनर्जी हमको चाहिए। अच्छा लगा क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको सीपी माइनस सी बाई आर, ये फॉर्मूला पता है, सीपी की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर आर की वैल्यू यहाँ से हमने सीवी निकाला, सीवी के लिए 10 ही के लिए चाहिए तो 10 के लिए डायरेक्टली हमने इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना जो क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 42 देखना है आगे। Second law of thermodynamics, the temperature inside a refrigerator is T degree centigrade. The second law पर based है, the room temperature is T1. Amount of heat delivered हमसे पूछा है इन्होंने। ठीक है, और फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आइडियली विल बी। ठीक है, चलो करते हैं। हीट डिलीवर्ड को हम मान लेते हैं यहाँ पर, जो हीट डिलीवर्ड होगी यहाँ पर वो कितनी है, यहाँ पर वो हमारी है Q1। ठीक, तो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू बीटा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q2/W, दैट इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या होगा Q1 माइनस W/W, ये होता है Q1/W-1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू Q1/W-1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ठीक, तो Q1/W इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस T2 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब T2 टेम्परेचर है, T2 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, तो T1 273 कट ही जाएगा यहाँ से, T1 माइनस T2 हो जाएगा।
तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ऊपर ले जाओगे, ऐड करोगे तो T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ठीक, कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने Q1 को पता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q1 बाई W होता है, तो Q2 को हमने लिखा Q1 के टर्म्स में, क्योंकि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू W हो जाएगा यहाँ पर। तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस W, तो रिप्लेस कर दिया, जो इसको सॉल्व कर ले इस फॉर्म में आ गया। ये टेम्परेचर का होता है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे तो टेम्परेचर का भी यही फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया और हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर आ गया वो T1 प्लस 273 वाला फॉर्म है, यानी कि T1 प्लस 273, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, A refrigerator works between 4 degree and 30 degree centigrade. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. ठीक है, टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर है वो 4 से 30 डिग्री बीच में काम कर रहा है, तो पावर हमें कितना देना पड़ेगा वो हमसे पूछा है। ठीक, देखो 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, यानी कि 303 केल्विन से, और ये हो जाएगा 273 270 केल्विन के बीच में। मतलब कंडीशन कुछ इस तरह से है कि ये मान लीजिए हमारा रेफ्रिजरेटर है, इस पे हम करेंगे काम W। ठीक, ये हमारा जो है, ये हमारा जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो इस तरह से है। एक मिनट सही से बना देते हैं, और इसको रख कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक, यहाँ पर बनाते हैं, देखो तो ये जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है अपवर्ड इस तरह से। ठीक, यहाँ पर टेम्परेचर है 303 केल्विन का। ठीक, और यहाँ पर नीचे आओ, डाउन डाउन डाउन, जो यहाँ पर जो डायरेक्शन है दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा 277 का। ठीक, ये अपवर्ड, यहाँ पर ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q1, ये टेम्परेचर है T2, यहाँ पर टेम्परेचर है T1। ठीक, इसको हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं कितनी, 600 कैलोरी। कितना दे रहे हैं? 600 कैलोरी, ताकि ये वो रह सके। 600 कैलोरी को अगर आप जूल में बदलो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 600 इंटू 4.2 ये हो जाएगा 2520 जूल। ठीक, ये हो जाएगा। अब आपको पता है बी की बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू होता है Q2 बाई W। ठीक, आपको चाहिए पावर चाहिए ना, तो बीटा बराबर क्या हो गया Q2 बाई W। तो आपको क्या है, तो इसको लिख सकते हैं T2 T1 माइनस T2, ये फॉर्मुलेज आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता है Q2 की वैल्यू क्या है, 2520 है। W यहाँ पर क्या है, वर्क डन है। टेम्परेचर आपको पता है ये 270 है। ठीक, और यहाँ पर 303 माइनस 270। ठीक, ये मैंने उल्टा सा लिख दिया यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे कर लो कि इसको T1 T2। ठीक, हिसाब से। ठीक, अब ये अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 233 और 370 यहाँ पर घटा के यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 26। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो W की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 26 2520 डिवाइड बाई 270। तो यहाँ पर अगर मैं उनको सॉल्व करता हूँ, आपको बच्चों यहाँ पर पेन कॉपी के साथ लेके सॉल्व करना है। एक मिनट रुको। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, 236.5 जूल ये वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए पावर, तो पावर निकालते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। W तो आपको आ ही गया 236.5, और टाइम का आपको पता ही है यहाँ पर कितना है, 1 सेकंड के लिए निकालना है। पर सेकंड बोला ना इन्होंने, पर सेकंड मतलब 1, तो यही आंसर हो जाएगा 236.5 वाट। ये वैल्यू आ गई। ठीक, आगे चलते हैं। The coefficient of performance of refrigerator is 5 if the temperature inside freezer is -20, the temperature of the surrounding to which it rejects is। ठीक है, इसको करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है T, जो लोअर टेम्परेचर होगा वो यहां रखोगे, लोअर टेम्परेचर TH माइनस TL, हायर माइनस लोअर। ये फॉर्म आपको लगाना है। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि 5 है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, और टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर दे रखा है इनसाइड फ्रीजर -20। ठीक,
तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। टी एल टी एच माइनस टी एल, तो हो जाएगा 5 टी एच माइनस 5 टी एल इज इक्वल टू टी एल। ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 5 टी एच इज इक्वल टू 6 टी एल। यहाँ से आपको मिल जाएगा टी एच इज इक्वल टू 6/5 टी एल। ठीक है, और टीएल की वैल्यू आपको दे रखी -20, तो 6/5 -20 मतलब होता है 273, और 273 में 253 बचा। 5 से जाओगे तो 5 5 5 25, और ये जाएगा, एक बार ले जाओगे तो 5 6 30, 0 ले जाओगे, 3 उतारोगे तो लगभग जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.6 आ जाएगा यहाँ पर। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 303.6। तो ये आ गया यहाँ पर 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आ गया। ठीक, 30.6 को अगर आप यहाँ से लिखना चाहो, माफ कीजिएगा, 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने यहाँ पर लिख दिया था। तो ये वैल्यू लगभग आपको 31 के बराबर मिल जाएगी। तो 31 वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 45 विच द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। 45 में रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करना है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ये रिवर्सिबल है? नहीं। इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर रिवर्सिबल है? नहीं। ठीक, ये भी नहीं है यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन नहीं। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये आपको कहाँ देखने को मिला? अगर आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे तो ये कार्नोट इंजन में आपको देखने को मिलेगा। कार्नोट इंजन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है वो हमारा रिवर्सिबल है। साइंटिस्ट ने कहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन व्हिच वर्क्स एट 127 एंड सिंक टेंपरेचर इज 26 डिग्री, 27 डिग्री इज 26, देन इन्होंने कहा है क्या ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, जो भी है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो कार्नोट इंजन जो होता है उसकी इफिशियंसी, आइडियल इंजन है, पहले तो कार्नोट इंजन जान लो जो आइडियल है। आइडियल मतलब इसकी इफिशियंसी जो होती है वो लगभग 100% मानी जाती है। ठीक है, या 100% नहीं बोलेंगे इस केस में, या मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। और जिस तरह से क्वेश्चन में डिजिट दे रखी है, मुझे लग रहा है ये आंसर इसका कुछ आएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो 46 वाले को ईटा निकालना है। ईटा बराबर क्या होता है यहाँ पर 127, और इसका करेंगे तो 400 हो जाएगा। 127 का, इसका हो जाएगा 300। देखो कैलविन बच्चों कर रहे हैं 127 प्लस 273, 400। 27 प्लस 273, ये समझ गए आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 400 सॉल्व कर लो तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%। तो 25% इफिशियंसी नहीं, ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे 26 दे रखा है, गलत है। ठीक, दिस इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कार्नोट इंजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, एफिशिएंसी कार्नोट इंजन किस पर डिपेंड करती है? तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक, अब ये जरा थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ऊपर वाला सिंक का होता है, नीचे वाला सोर्स का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? 100 का अंतर होता है। तो 1 माइनस 273, 373, 273 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 373, कटा देंगे तो 100 आ जाएगा। तो 26.8% लगभग वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी था तो मैंने इसको जल्दी करा दिया। ग्राउंड इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10 as heat engine is using as refrigerator. The work done on the system is 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा Q2/W। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ईटा/ईटा। ठीक, तो Q2/W यानी कि बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 माइनस 0.1/1। ठीक है, डब्ल्यू की 10 दे रखी ना यहाँ पर, और ये 1/10 मतलब 0.1 हो गया। ठीक, तो Q2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? Q2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ Q2 इज 90। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। रफ करते हैं इसको। 50 द कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ईटा इज 1/10। ठीक, ईटा की वैल्यू दे रखी है 1/10। एज हीट इंजन इज यूज्ड रेफ्रिजरेटर इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 10 जूल। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। ठीक, तो ईटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा। ईटा की वैल्यू दे रखी है 1/10 इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा।
तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 9 यहाँ पर, मतलब 1 प्लस बीटा जाएगा 9 हो जाएगा ये। बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है, बगडन आपको दे रखा है ना, तो बीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर Q2 बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए दे रखी है 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 दे रखा है, और बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी 9, तो 9 इंटू 10 कर लीजिए सीधा, बराबर Q2 हो जाएगा, तो 90 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 90 आ गया। ठीक, ये भी रीजन याद रखिएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस बीटा। ठीक, रिलेशन से जो याद रखिएगा। क्वेश्चन 51 यहाँ पर क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ करंट इंजन 50%, टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 500, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, और एफिशिएंसी जो है वो 60% कर दी गई है। ठीक, फिर आप मुझे बताओ रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक क्या होगा यहाँ पर। चलो करते हैं। एफिशिएंसी करंट इंजन की क्या है 50%, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो, ईटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, T2 किसका है, सिंक का टेम्परेचर है, T1 किसका है, सोर्स का टेम्परेचर है। ठीक, चलो उसको करते हैं आगे। तो T2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, सिंक की वैल्यू दे रखी है 500 केल्विन। ठीक, तो 0.5 एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर, 50% को 0.5 लिख सकते हैं 50/100 को, और ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 500, ये हो जाएगा T1, तो T1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1000 केल्विन के बराबर। अब यहाँ पर ईटा 0.6 हो गया, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक जो है वो निकालना है, सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक निकालना है, सोर्स का टेम्परेचर 1000 है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर उठ के ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4, 4000, यानी कि 400 केल्विन आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 400 केल्विन। ठीक, क्वेश्चन 52, इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 1/6, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्रीज, द एफिशिएंसी इज डबल। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको आउटर का साउंड, मतलब वीडियो अच्छी है, क्वालिटी सही रहे, ताकि आपको बाहर का साउंड ना सुनाई दे इसमें, और इजी क्वेश्चन भी। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो देखिए 1 बाई, तो ईटा की वैल्यू आपको पता ही है 1 माइनस T2 बाई T1, T2 फिर यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, सिंक है, ये आपका सोर्स का दे रखा है। एक और रिलेशन अभी जो बताई थी ना, ये भी याद रखना, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ये बहुत काम आएगी अगर आपको क्वेश्चन इससे आ गया। ठीक, तो याद रखो, तो यहाँ पर दे रखा 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगी 5/6, 6 माइनस 1 है ना, 5/6 हो जाएगा। पहला कैसे हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस टू 62 डिग्रीज, तो जो हमारा एफिशिएंसी डबल हो जाती है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 2 इंटू 1/6 सेकेंड केस के लिए, और 1 माइनस T2 माइनस 62 डिग्रीज डिवाइड बाई T1। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, इसको आपको नहीं बदलना है, यह आपको डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखनी है यहाँ पर। ठीक, अगर आप देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों T2 माइनस, जब भी T2 माइनस T1 करना हो आपको, यहाँ पर ध्यान दे दो, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 करना हो, तो यहाँ पर 273 ऐड नहीं करेंगे इस केस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं आप यहाँ भी इसमें जोड़ दें और इसमें ना जोड़ें, कहने का मतलब इसे मान लो कि हमने लिखा T1 माइनस T2, हमने लिखा T1 प्लस 273 माइनस T2, आपने लिखा T2 प्लस 273, लिखो जरा, दिखाता हूँ। इसको खोलोगे ना तो ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हुआ, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, तो आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप एक में ही जोड़ोगे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो, ये घटाओ इसको, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और 1/3 इधर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 बराबर हो जाएगा T2 माइनस 62 बाई T1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 2T1 इज इक्वल टू 3T2 माइनस 3 दूनी 6 18, ये हो जाएगा 186। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ऊपर चलते थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब T2 की रिलेशन क्या आती है, T2 इज इक्वल टू, एक बार रिलेशन देखो ऊपर से, तो ये रिलेशन हम यहाँ से यूज करेंगे, तो 2T1 यानी कि यहाँ लिखो 2T1 इज इक्वल टू 3, T2 की वैल्यू यहाँ पर है 5/6 T1 माइनस 186, तो ये उधर ले जाओ, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 5/2, तो 5/2 माइनस 2 इंटू T1 इज इक्वल टू 186, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1/2, तो T1/2 इज इक्वल टू 186। T1 की वैल्यू आ गई है 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 2 12, तो
2 16 17 372 केल्विन। ठीक है, इसमें घटाओ 273 अगर 373 होता तो 100 आता, 99 आ जाएगा। 99 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते समय आपको ऑप्शन का फिर ध्यान देना है, यही कैलकुलेशन करते चले जा रहे हैं, जहां ये आंसर मिल जाए आपको आइडिया लग जाए आप वहीं तक छोड़ देंगे करके। ठीक है, इससे इजी होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40 डिग्री, बाय हाउ मच द टेम्परेचर द सोर्स बी इंक्रीज सो दैट इट्स एफिशिएंसी इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, सोर्स नहीं सिंक का दे रखा है, तो Q2 की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है 40% माने यानी कि 0.4 या फिर 40%। ठीक, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ईटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, ये वाली होती है 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई T1। ठीक है, तो T1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, T1 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 हो जाएगी, 36 यहाँ पर हो जाएगा, तो इधर ले जाओ, तो ये वाली लगभग आ जाएगी 500 केल्विन के बराबर। कैसे किया मैं बताता हूँ, सॉल्व कर लेना, हो जाता है 500 केल्विन ही आएगा। ठीक है, इसमें नई एफिशिएंसी देखो तो E2 इज इक्वल टू 0.4 ईटा 2 प्लस 0.4 में 50%, 0.4 का 50% मतलब 1/2 यानी कि 0.2, यानी कि आप सीधे कर लो 0.6, इतना सब करने की जरूरत थी नहीं, हमने कर दिया, आप सीधे समझ लो कि 0.6 हो जाती है डायरेक्ट। ठीक है, 0.4 का आधा 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना मतलब इसका आधा 0.2 सीधा 0.6। ठीक है, अब आपको करना है 0.6, तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, T2 बाई T1। अब T2 तो मैंने कह दिया फिक्स है, T1 चेंज हो रहा है, तो T2 आपने फिक्स कर दिया 1 माइनस 300 और T1 की यहाँ पर चेंजेस करेंगे, तो T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 750 केल्विन। ठीक है, अब 750 और 500 में अंतर देखो कितना है, यहाँ पर जरा मुझे बताओ कितने का अंतर है बच्चों, यहाँ 250 का अंतर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। एन आइडियल गैस इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 और 227। 227 आपको देखते ही पता चलना चाहिए 400 केल्विन लिखा हुआ है सीधे, कोई भी टेम्परेचर देंगे तो उसके लास्ट में 27 मेंशन होगा, तो जो भी दे रखी है, जैसे मतलब 227 आपको दे रखा है, तो तुरंत इसमें दो में दो और जोड़ दो, सीधा 4 इसको मान लो। ठीक, मतलब सॉरी 3 जोड़ दो, 227 लिखा है यहाँ पर, 227 कितना हो जाएगा, 227 में अगर आप 273 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5, यानी कि आप सीधा 3 जोड़ दो स्टार्टिंग में। ठीक, हाँ ठीक है, आगे करते हैं। ये 400 लिखा है, एब्जॉर्ब दिस मच कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क इज। ठीक है, करते 54 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 ये क्या यहाँ पर कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं, तो यहाँ पर जो होगा दैट इज इक्वल टू कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, ये रिलेशन होती है। ठीक है, T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू आपको पता ही है, T1 कितना है 227 है, तो हमने इसको बोल दिया 500, हमने कहा 3 जोड़ देना। ठीक है, T2 कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देना, 3 1 4 होता है ना, 400 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो आप 400 डिवाइड बाई 500 यहाँ पर सॉरी Q1 के लिए दे रखी है 6 × 10 की पावर 4। ठीक है, करो तो ये 2 0 2 0, ये हो जाएगा 1.2 1.2 इंटू 4.8, तो 4.8 हो जाएगा, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना है अमाउंट, जितना वर्क डन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 6 से 4.8 घटा दो, कितना हो जाएगा 1.2, 10 की पावर 4 तो बाहर रख दिया ना मैंने, 10.4 तो आप बाहर से कर लो। ठीक, बात समझे क्यों बच्चों, ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों, बिकॉज हमको पता है यहाँ पर कितना आप अमाउंट दे रहे हो, कितना वर्क में बन रहा है। ठीक, ये आपको अंतर जो देखना वो बीच का अंतर 1.2 है। ठीक, आगे चल रहे हैं। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 127, एब्जॉर्ब 6 करो जॉब एट हायर टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी कन्वर्टेड इनटू वर्क। लगभग सेम क्वेश्चन है, करना है इसको, कर देते हैं। तो इसी तरह से करना है हमको, तो ईटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1, इट इज इक्वल टू Q बाई W, सॉरी W बाई Q, W बाई Q। ठीक, T2 यानी कि सिंक का टेम्परेचर यहाँ पर है, तो सिंक का टेम्परेचर यहाँ पर होता है
400 ठीक है। T1 यानी कि सोर्स का टेम्परेचर है यहाँ पर 500 केल्विन, ठीक। सोर्स ये सिंक का टेम्परेचर है, ठीक। तो Q आपको दे रखा है 6 कैलोरी, 6 किलो कैलोरी दे रखा है, 6 किलो कैलोरी। तो 1 माइनस 400 बाई 500 इज इक्वल टू W बाई 6, यानी कि 1 बाई 5 इज इक्वल टू W बाई 6। तो 6 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1.2, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। 56 क्वेश्चन में कहता है एफिशिएंसी ऑफ कनॉट इंजन इज 50%, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 500 केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, द एफिशिएंसी रेज टू 60, देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी। तो 56 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे आगे। देखिए बच्चों, एक बीच में मैं थोड़ी सी ग्लिच आई है, साउंड ग्लिच आई है। आई हैव ट्राइड टू इरेज, मतलब उसको मैंने डेट कर लिया एंड आई हैव ट्राइड टू रेक्टिफाई दैट, लेकिन वो ग्लिच के लिए सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा सा साउंड ग्लिच हुई है बीच में, उसके लिए सॉरी। उसको मैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो में एडिट करवा कर दूं खुद, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए भी पहले से ही सॉरी, क्योंकि हो सकता है ना हो एडिट, क्योंकि कई कुछ चीजें ऐसी होती है जो एडिट नहीं करी जा सकती इजिली, ठीक है। उसके लिए बहुत ही अच्छी एडिटिंग की वो होनी चाहिए आपके पास, और थोड़ा सा इसमें आप कीजिएगा। तो 56 यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 50%, जो एफिशिएंसी है टेम्परेचर 500 है और एफिशिएंसी 60 डिग्री करा दी जाती है यहाँ पर। तो चलिए करते हैं, ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है, इंटू 100। अगर परसेंट इसके केस लिए देखें तो 50 यहाँ पर है, तो 50 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 यानी कि सिंक का यहाँ पर है, तो 500 बाई T1, ठीक। तो ये वाली यहाँ पर हो जाएगी, T1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो T1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। सिमिलर मैनर में अगर आप यहाँ पर करें तो 60% के लिए 60 बाई 100 हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 माइनस 60% के लिए यहाँ पर T2 बाई 1000। तो T2 के लिए यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 400 कैलोरी। अब आप सोचेंगे सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे थे, ये 40 बाई 100 आएगा सीधा, 100 से 100 का तो यहाँ पर 40 बचेगा, और 40 को 100 से करोगे सीधा 400, यही सिमिलर मैंने यहीं पे भी वही किया है। तो ये 1000 और 400 यहाँ पर आंसर नंबर सी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द रेशियो W by Q of Carnot engine is 1/6, temperature of the sink is reduced to 2 degrees and the ratio becomes twice, then the initial temperature of the sink and source are respectively। क्वेश्चन नंबर 57 को करते हैं। तो W by Q का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमको 1/6। सिंक का टेम्परेचर तो है रिड्यूस कर दिया गया 62 डिग्रीज के लिए, तो 1 माइनस TL/TH इज इक्वल टू 1/6। ये होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला। ईटा का इक्वल टू क्या था, W/Q इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 या फिर TL/TH। तो TL/TH की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लो TL और TH जो है लोअर और हायर टेम्परेचर को बोल रहे हैं यहाँ पर, 5/6 आ जाएगी। सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया गया है, कितना रिड्यूस कर दिया गया 62 डिग्रीज। अब तो 1 माइनस TL-62 ये ऊपर वाला सिंक का होता है, ठीक है, डिवाइड बाई TH इज इक्वल टू 2/6। एफिशिएंसी कितना होगा, 2 गुना होगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। सॉल्व कर लो इधर, तो उधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो TL-62/TH इज इक्वल टू 2/3 हो गया, 2/3। तो यहाँ पर अगर आप इसको करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ से मैं कर रहा हूँ देखो, 2TH इज इक्वल टू 3TL माइनस 3 इंटू 62, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2TH इज इक्वल टू 3। अब TL की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर TL की वैल्यू हो जाएगी 5/6 TH माइनस 186, ठीक। तो ये 3 2 जा 6, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4TH बराबर 5TH माइनस 186। तो ये हो जाएगा TH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से TH इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर
5/2 होगा ना यहाँ पर, टी एच इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, दैट इज इक्वल टू, तो ये कर लीजिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर मुझसे, हाँ ठीक है, तो अभी इसको 2 नहीं बनाते, अभी इसको 2 था ना अभी, तो अभी इसको ले सकते हैं हम लोग, अ, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 2 था यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4, 4th इज इक्वल टू 5th माइनस यहाँ पर हो जाएगा 186 इंटू 2 यानी कि 372, तो यहाँ पर वाली हो जाएगी टीएच की यहाँ से 372 केल्विन यानी कि 99 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टीएच की वैल्यू आ गई 99, ठीक है, तो 99 एक ही ऑप्शन दे रखी है, देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक, बाकी 37 आएगा, अब आपको बस सॉल्व करके निकालना है एक और वैल्यू, ठीक है, कर लेंगे आप इसको, आगे चले 58 क्वेश्चन नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद रिजर्वायर टेम्परेचर एट 100 डिग्री एंड -23 डिग्री, ठीक है, तो T1 100 डिग्री यानी कि 373 केल्विन, T2 -23 यानी कि 250 केल्विन, ईटा बराबर 1 - T2/T1, 1 - 250 373 यानी कि 373 माइनस 250 डिवाइड बाई 373, ठीक, अच्छा सीधे ऑप्शन इतना ही लिखा है, कोई नहीं, सीधा ये टिक करो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका 59 का, मतलब इस थर्मोडायनामिक्स का, एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40 डिग्री रिसीव्स हीट एट 500 केल्विन, एफिशिएंसी 50 डिग्री, देन इट इनटेक द टेंपरेचर सेम एग्जॉस्ट टेंपरेचर इज, ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व इधर, देखो क्वेश्चन नंबर 59, एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40 डिग्री, ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी लेते हैं यहाँ पर 40 डिग्री यानी कि 40%, सॉरी 40% यानी कि 0.4, ठीक, हीट इनटेक कितना ले रहा है यहाँ पर, तो हीट इनटेक जो है यहाँ पर वो हमारा है 500 केल्विन का, ठीक, नई एफिशिएंसी जो ईटा 2 आ रही है वो कितनी आ जाएगी 50% यानी कि 0.5, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बराबर 1 - T2/T1, या आप ले सकते हो आप T2/T1 इज इक्वल टू 1 - ईटा, पहले केस में T1 यहाँ पर क्या है सोर्स है, T2 सिंक होता है, तो इनटेक मतलब यहाँ पर T1, तो 500 इज इक्वल टू 1 - 0.4, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू, तो T2 के लिए यहाँ से निकलेगी 6×5 300 केल्विन, सेकेंड केस में ये 300 यूज करेंगे, डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू 1 - 0.5 यानी कि 0.5, ये हो जाएगा 600 केल्विन, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 केल्विन, ठीक, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो यहाँ पर से हमने थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गई है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपके कोई सजेशन है तो वो आप हमें दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए आप सजेशन लिख सकते हैं हमारे लिए, जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी पढ़ना चाहता है आपका दोस्त कोई भी, उससे क्या होता है प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको यहाँ पर, तो मैं एमसीक्यू के लिए करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, अगर आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी है, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट थ्योरी, तो आप कमेंट करिए, अगर ठीक ठाक कमेंट आएंगे तो आई विल स्टार्ट विद थ्योरी, ठीक है, फिर भी आप कमेंट करिए, अगर मुझे लगेगा जेन्युइन कमेंट है तो मैं थ्योरी का वो पार्ट, एक स्पेशल पार्ट जो भी आप चाहोगे मैं उसको अच्छे से कवर कर दूंगा, मैं अच्छे से थ्योरी पर फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें, जो भी फॉर्मुलेज आपको लगता है कि ये मैं लैग कर रहा हूँ, और जो भी आप लैग कर रहे हो वो, और उसके बाद अपना स्कोर जरूर लिखिए नीचे, कितने आपने क्वेश्चंस कर लिए थे वो अपना स्कोर इन दिस क्वेश्चंस वो आप जरूर लिखिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है वो जरूर लिखिए, ठीक है, आई विल बी योर मेंटोर एंड ट्राई टू हेल्प यू फॉर दिस एग्जाम, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल all these questions, best of luck and thank you for watching this video, jai hind.